हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन वेज शेप फिल्म। हमने थिन फिल्म की इससे पहले वाले वीडियोस में बात करी थी और पहले वाले वीडियोस में हमने वहाँ कहा था भाई कि जो हमें ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज की हमें कंडीशंस फाइंड आउट हुई थी। हमने वहाँ बात करी थी रिफ्लेक्टेड रे के बारे में। रिफ्लेक्टेड रे के बीच इंटरफेरेंस हुआ था, ट्रांसमिटेड रे के बीच हमने इंटरफेरेंस करवाया था और उस इंटरफेरेंस को करवा करके हमने क्या किया था, वहाँ पर जो है हमने ब्राइट और डार्क फ्रिंज की कंडीशंस निकाली थी। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि इंटरफेरेंस ड्यू टू अ थिन वेज शेप फिल्म, हमने क्या किया, एक प्लेट ले ली, सिंपल प्लेट, और उस प्लेट के ऊपर क्या किया, ऐसे हमने क्या कर दिया, ऐसे जो है एक और दूसरी प्लेट को थीटा एंगल पे हमने रख दिया। तो इसके बीच में बिल्कुल है यहाँ पर, मतलब ये है कि आपका ये इसी तरह बना हुआ, क्या मतलब ये है कि आपके पास में ऐसी कोई आपने एक प्लेट ले ली और एक कांच की प्लेट से इसको पूरी तरह से क्या कर दिया, आपने पैक कर दिया ऐसे करके, या फिर आपने एक पूरी प्लेट ली और उसको एक साइड क्या कर दिया, आपने थोड़ा रब करके उसको इस तरह से इंक्लाइंड के रूप में बना लिया। तो यहाँ पर अपने पास में ये है कि ये आपके पास में यहाँ नॉर्मल है, ये थिन वेज शेप फिल्म है, थीटा एंगल पर ये झुकी हुई है, इंक्लाइनेशन जो इंक्लिनेशन एंगल है वो थीटा है। अब एक रे जो है वो ऑपरेट होती है इस नॉर्मल के ऊपर, ऐसे ये एक रे ऑपरेट होती है ऐसे। तो यहाँ से जब ये रे ऑपरेट होती है तो ये ऑपरेट होकर के यहाँ पर ये म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम है। तो ये रे क्या करती है, जब ये एयर टू मीडियम, मतलब रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाती है तो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट होकर के कुछ ये इस तरह से इस जगह पे आ जाती है ऐसे यहाँ पर। और जब ये रे यहाँ पर आती है तो ऑब्वियस सी बात है, इस रे जो हमारे पास में आ रही है, इस नॉर्मल एन नॉर्मल बोलता हूँ इसको मैं, एन नॉर्मल के ऊपर जब ये ऑपरेट होती है ये रे, है ना, और ये रे जब इस पर ऑपरेट होती है और ये किसी डायरेक्शन से आ रही है, एस डायरेक्शन से, एस कोई सोर्स एस डायरेक्शन से आती है और ए से डायरेक्शन में ये आप ऑपरेट होती है इसके ऊपर, यहाँ लिख देता हूँ मैं ए। तो इसका कुछ पोर्शन जो होता है वो ट्रांसमिटेड हो जाता है म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में, और कुछ पोर्शन जो होता है वो अगेन यहाँ से क्या होता है, रिफ्लेक्टेड हो जाता है कुछ इस तरह से, ऐसे ये जो है यहाँ पर रिफ्लेक्टेड हो जाता है, ये इसका यहाँ पर रिफ्लेक्शन यहाँ से हो जाता है ऊपर की तरफ। ठीक, ऑब्वियस सी बात है, ये अगर आपका इंसिडेंट एंगल आई है तो ये एंगल भी आपका कितना बनेगा, आई ही होगा, क्योंकि इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्शन एंगल के इक्वल होता है। और ये रे जो होती है, ये रे आगे की तरफ निकल जाती है ए आर वन डायरेक्शन में, तो ए आर वन डायरेक्शन में ये रे क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, और ये इस डायरेक्शन में, इसको पॉइंट बी नाम दे देता हूँ, तो ये ए बी डायरेक्शन में क्या हो जाती है, ये ट्रांसमिटेड हो जाती है। जैसे ये रे यहाँ पहुँचती है तो यहाँ पहुँच के ये फिर से एक नॉर्मल यहाँ पर है ऐसे, और इस नॉर्मल पर ये रे आर एंगल से रिफ्लेक्ट हुई थी यहाँ पर, है ना, इस तरह से आर एंगल से रिफ्लेक्ट हुई थी और आर एंगल से रिफ्लेक्ट होकर ये इस पॉइंट बी पर आती है, और पॉइंट बी पर जब ऑपरेट होती है तो पॉइंट बी पर ऑपरेट होकर के इसका कुछ पोर्शन फिर से ट्रांसमिट हो जाता है ना, कुछ इस डायरेक्शन में ये रे आती है और ये इस डायरेक्शन में इसका ये पोर्शन जो होता है ट्रांसमिट हो जाता है ऐसे, थोड़ा इसको आगे तरफ झुका दें ऐसे, ये ट्रांसमिट हो जाता है, वापस से डेंसर से रेयर में आएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और कुछ पोर्शन जो होता है वो क्या हो जाता है, इसका रिफ्लेक्टेड हो जाता है, फिर से ये रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पहुँचता है इस तरह से, तो कुछ पोर्शन इसका अगेन रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसे पहुँच के ये यहाँ पहुँचता है इस पॉइंट के ऊपर, और उस पॉइंट के ऊपर पहुँच करके यहाँ पर इस पॉइंट को बोल देते हैं हम सी पॉइंट पर ये पहुँचता है, तो सी पॉइंट पर फिर से हमारे पास में ये नॉर्मल होता है, ये पॉइंट सी पर ऑपरेट होता है, ये पॉइंट सी बोल देता हूँ इसको मैं ऐसे। तो इसका कुछ पोर्शन जो होता है वो तो वापस से क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा इसको, तो ये वापस से क्या होता है, यहाँ से ये बाहर निकल जाता है ऐसे ट्रांसमिट होकर के, और कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होकर के वापस से क्या होता है, ये इसी मीडियम में वापस से लौट आता है, और ये आकर के यहाँ से फिर बाहर निकलता है, ये ट्रांसमिटेड वेव है, इनका इंटरफेरेंस होता है, ये ए सी आर टू, इसको सी बोल देता हूँ, तो ये सी आर टू डायरेक्शन में क्या होती है, ये रे यहाँ से
निकलती है। तो ये दोनों रेस के बीच में हमारे पास में इंटरफेरेंस होता है। हम आगे लेंस लगा करके इन दोनों रेस को मिलाते हैं और रेस को मिलाने पर हमें क्या होगा, बिल्कुल ये रे अगर मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा तो पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये दोनों रेस किसी पॉइंट पर आके मिलेंगी और हमें क्या दिखाई देगा, इंटरफेरेंस पैटर्न हमें यहाँ पर दिखाई देगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ कंडीशंस निकालनी है कि इस AR1 और CR2 के बीच सुपरपोजिशन होगा, इंटरफेरेंस होगा, और उस इंटरफेरेंस के थ्रू इसमें किस पॉइंट पर डार्क फ्रिंज दिखेगी और किस पॉइंट पर ब्राइट फ्रिंज दिखेगी, मतलब ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज की कंडीशन हमें निकालनी है। इसी प्रकार से हम अगर यहाँ से ये रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिटेड रे की बात करते हैं तो वहाँ पर भी अपन इस चीज़ को बिल्कुल निकालेंगे, बट हम रिफ्लेक्टेड रे के लिए निकाल करके उसको अपन उसी के बेस पर लास्ट में कह देंगे कि इसके लिए भी यही कंडीशन होती है। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये रे ऐसे ऑपरेट होती है और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है इस नॉर्मल के रिस्पेक्ट में। मैं इस नॉर्मल को क्या करता हूँ, आगे की ओर बढ़ा देता हूँ। ये नॉर्मल था और नॉर्मल को मैंने क्या बढ़ा दिया, आगे की तरफ बढ़ाया, और आगे की तरफ बढ़ा करके मैंने क्या कर दिया, इस नॉर्मल के साथ में क्या कर दिया, इसे मैच कर दिया। ये पॉइंट है यहाँ पे मैच हो गया और इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने एन डैश, कि ये एन डैश पॉइंट पे आके क्या होता है, इससे मीट हो जाता है ये नॉर्मल। ये नॉर्मल, पहला नॉर्मल आपका क्या है, एम एन डैश और एन एन डैश, ये दो नॉर्मल हो गए आपके। ठीक है, इतना काम हो गया आपका। तो अब हम यहाँ पर जो है अगली कंडीशंस निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि ये जो है ना, ये पॉइंट है, ये पॉइंट में आपका यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स समय के साथ साथ पॉइंट्स नाम लिखता रहूँगा। फिलहाल अपन ये कहें कि यहाँ पर पार्ट डिफरेंस हम निकालना चाहते हैं। तो पार्ट डिफरेंस आपका क्या होगा, तो पार्ट डिफरेंस अपन निकालते हैं। तो यहाँ पर जो है AR1 और CR, ये AR1 है और ये CR2 है। तो AR1 एंड CR2 ये लगभग एक दूसरे के पैरेलल होंगी, जिसको अपन कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से मिलाएंगे और मिला करके सुपर पोजिशन अपन जो भी है आईपीस रहेगा उसमें अपन सुपर पोजिशन को यहाँ पर मेजर कर लेंगे। ये दोनों रेज एक दूसरे के लगभग पैरेलल है, अप्रोक्सीमेट पैरेलल है, ये हम कह सकते हैं। ये और ये आगे सुपर इम्पोज होंगी। अब मैं यहाँ से कहता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास पार्ट डिफरेंस क्रिएट हुआ है। यहाँ से इस पार्ट डिफरेंस को निकालने के लिए मैं यहाँ से जो है यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे। यहाँ से इसको हटा देता हूँ, इसको आगे की तरफ बढ़ा देता हूँ मैं, ऐसा। ये यहाँ पर रे आगे बढ़ेगी और यहाँ से इस पर मैं क्या करता हूँ, एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसे। ये नॉर्मल में ड्रॉ कर दिया इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से ये रे आगे निकल रही है AR1 और CR2। अब CR2 रे कुछ कम है इस AR1 के कंपैरिजन में, तो इसके और इसके बीच कितना पार्ट डिफरेंस है वो हम निकालना चाह रहे हैं। तो इसके और इसके बीच पार्ट डिफरेंस कितना, तो वो निकालने के लिए क्या किया मैंने, यहाँ से एक नॉर्मल डाला। तो AR1 पार्ट डिफरेंस है, CR1 और AR1 के बीच में इतना पार्ट डिफरेंस है। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं D। ये D पॉइंट नाम दे दिया इसको मैंने, मतलब कि AR1 जो रे चल रही है आगे उसके और CR1 के बीच में AD पार्ट डिफरेंस है। बट एक और हिडन पार्ट डिफरेंस यहाँ से एक और आ रहा है, बिकॉज ऑफ ये रे तो यहीं से रिफ्लेक्ट हो गई और ये रे यहाँ से आई, यहाँ से रे करके ये यहाँ गई और फिर बाहर निकली, तो ये एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस इसमें और ऐड होगा म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में। तो अपन यहाँ टोटल पार्ट डिफरेंस निकालते हैं। तो टोटल पार्ट डिफरेंस del1 कितना आएगा, तो del1 जो आएगा आपका एक तो मीडियम के अंदर मतलब AB और प्लस रहेगा आपका कितना है BC, और ये रहेगा आपका म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में, माइनस कितना हो जाएगा आपका AD। ये मैंने यहां पर लिख दिया, इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। भाई रिजल्टेंट पार्ट डिफरेंस कितना आया, तो पार्ट डिफरेंस जो बनेगा del1 वो होगा आपका इस म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में पार्ट डिफरेंस। कितना पार्ट ट्रेवल कर रही, इतना पार्ट ट्रेवल कर रही है बिकॉज ऑफ म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में, इसलिए म्यू से मल्टीप्लाई किया। और फिर इस एयर में कवर कर रही है AD इंटू म्यू, लेकिन एयर के लिए म्यू एक होता है इसलिए मैंने सिर्फ AD लिख के छोड़ दिया। तो इतना पार्ट डिफरेंस इस आपके जो है AR1 और CR2 के बीच में होगा। ये आपका पार्ट डिफरेंस यहां पर आएगा, है ना। जब ये वेव चलेंगी रिफ्लेक्ट होंगे तो इतना पार्ट डिफरेंस इसमें बिल्कुल बनने वाला है। अब हम यहां से क्या करें कि मैं यहां से कहता हूं कि ये आपका 90 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या बनेगा आपका 90 माइनस आई बनेगा। अरे भाई ये 90, ये पूरा 90, ये वाला पूरा 90 है, तो ये कितना बन जाएगा 90 माइनस आई, ऐसा बनेगा ये। तो ये बन जाएगा आपका 90 माइनस आई, है ना। तो अब हम क्या करते हैं भाई, जब ये 90 माइनस आई है, ये 90 है, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास में, ऑब्वियस सी बात है हम ट्राइंगल के रूल से ये प्लस ये 90 प्लस 90 माइनस आई प्लस थीटा,
या प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, तो ये आई आपका हो जाएगा। साथ ही साथ हम क्या करते हैं, इस सी से यहां से मैं इस पे नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं, एक और नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दिया यहां से, ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दिया यहां से इसके ऊपर, और ये पॉइंट है आपका, और इस पॉइंट को मैं यहां पर नाम दे देता हूं जी। ये जी पॉइंट है यहां पर आपका, इस जी पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ किया। ऑब्वियस सी बात है, ये आपका 90 है ना, ये आर है और ये पूरा 90, तो ये कितना बनेगा 90 माइनस आर, ये 90 माइनस आर, ये 90, तो ये कितना बन जाएगा आपका आर एंगल हो जाएगा। क्लियर यहां तक, तो आर एंगल हो जाएगा। अब हम क्या करें, यहां से स्नेल्स रूल को लगा दें, तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ जो हमारे पास में यहां पर कहता है कि म्यू इज इक्वल टू साइन आई डिवाइड बाय साइन ऑफ आर होता है। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स की तरफ देखें तो म्यू इज इक्वल टू, जो मुझे मिल रहा है म्यू इज इक्वल टू साइन आई, आई मतलब ये, तो साइन आई बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लंब बटा कर्ण, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस लंब बटा कर्ण, तो ये तो होगा परपेंडिकुलर, ये बनेगा बेस और ये बनेगा हाइपोटेनियस, तो क्या बनेगा एडी, एडी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस किसका है, इसका, ये एसी हाइपोटेनियस है, तो बटे में एसी, इसके डिनोमिनेटर में साइन आर, तो ये आर है आपका, इसके सामने की साइड होती है परपेंडिकुलर, ये बनेगा बेस क्योंकि 90 डिग्री है, तो ये बनेगा आपका हाइपोटेनियस। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये बन जाएगा आपका ए जी अपॉन में कितना बन जाएगा ए सी, यही परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ए सी से ए सी कैंसल, दीज इंप्लाइज जो ए डी होगा ना, ए डी इज इक्वल टू म्यू ए जी, ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर सेकेंड। बाद में इसको हम पुटअप कर देंगे, इसके अंदर ए डी की जगह मैं रख सकता हूं म्यू ए जी, इसको मैं रख दूंगा। तो यहां से ये हो गया, चलो रखिए, चाहो तो इसको अभी भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में जाकर रख दो, एक ही बात है। तो अपने पास में ये, अब अपन ये तो रेज है, डिस्टेंस तो हो नहीं सकते, डायरेक्शन से है, तो अपन यहां से डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं और यहां पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहां से अब क्या हो रहा है, यहां से सबसे पहले मैं जो है यहां एंगल की यहां पर बात करने जा रहा हूं। तो यहां पर अपने पास में जो एंगल बनेगा यहां पर, तो एंगल के लिए अपन यहां पर ये कहते हैं कि भाई यहां पर एडी जो है म्यू एजी अपन निकाल दिया इसके अंदर। अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें मैं यहां से ये एंगल मैंने थीटा बोला है और ये एंगल क्या है आपका 90 डिग्री है, बिल्कुल है भाई, ये एंगल आपका थीटा है और ये एंगल कितना है आपका 90 डिग्री का एंगल है बिल्कुल। तो मुझे बताओ जब ये 90 है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा आपका 90 माइनस थीटा ही तो होगा ना। ट्राइंगल के तीनों साइड्स का एडिशन कितना होता है 180 होता है ना। तो थीटा प्लस 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, तो ये कितना बन जाएगा 90 माइनस थीटा। ऑब्वियस सी बात है ये अपोजिट एंगल हो गए एक दूसरे के, तो ये जब 90 माइनस थीटा तो ये भी कितना होगा 90 माइनस थीटा ही होगा ये भी, तो ये भी 90 माइनस थीटा हो गया आपका। और ये कितना है आपका 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ये थीटा बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये प्लस ये इज इक्वल टू 180, तो ये बन जाएगा आपका थीटा। ये एंगल थीटा हो चुका है, ये एंगल आपका आर हो चुका है। तो यहां पर मैं ले रहा हूं जो है आउटर एंगल से, जो अपने पास आउटर एंगल आ रहा है, बहिष्कोण प्रमेय, बहिष्कोण थ्योरम जो होती है, आउटर एंगल थ्योरम, आउटर एंगल थ्योरम बाय आउटर एंगल थ्योरम। क्या होगा ये देखो, ये ट्राइंगल बन रहा है इन ए बी सी, इन मैं लिखता हूं ए बी एंड डैश, ए बी एंड डैश, इस ए बी एंड डैश में ले रहा हूं मैं इस चीज को, ध्यान रहे। तो ए बी एंड डैश है ना। देखो अब क्या हो रहा है, ये आपका आउटर एंगल कौन सा है भाई, इस ट्राइंगल की बात हुई, ट्राइंगल है आपका ये, तो आउटर एंगल यही तो होगा इसका, ये वाला आउटर एंगल होगा ना। तो आउटर एंगल क्या है आपका, ये है ए बी एम, तो एंगल ए बी एम दैट्स इज इक्वल टू आउटर एंगल जो होता है वह दोनों अपोजिट साइड के इनर एंगल के एडिशन के इक्वल होता है। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा आपका आर प्लस थीटा ही तो होगा भाई, ये आपका आर है, ये थीटा है और ये आउटर एंगल, ये ट्राइंगल बन रहा है आपका, तो आउटर एंगल इसके और इसके एडिशन के इक्वल होगा। इसका मतलब कि ये जो एंगल हमारे पास बन रहा है ना, ये वाला, ये एंगल कितना बन रहा है आपका आर प्लस थीटा बन रहा है।
और जब ये एंगल r प्लस थीटा हो गया तो ये एंगल, क्योंकि फिर क्या रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, दोनों एंगल एक दूसरे के इज इक्वल टू होते हैं, तो ये भी क्या होगा आपका r प्लस थीटा ही होगा, होगा बिल्कुल। अब मैं क्या करता हूं, यहां से इसको मैं डाउनवर्ड ले आता हूं, ऐसे में जो नॉर्मल खींचा था मैंने यहां पर, इस नॉर्मल को मैं यहां से क्या करता हूं, डाउनवर्ड ले आता हूं, ऐसे ये डाउनवर्ड लाया, यहां से इसको डाउनवर्ड लाता हूं, इस एंगल को मैं ऐसे, और डाउनवर्ड ला करके मैंने इस एंगल से इसको मिला दिया, यहां से ये इसको यहां पर कट कर रहा है, ये एम पर इसको कट कर रहा है, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को नाम दे देता हूं एफ, एन तो मैं नाम दे चुका हूं, इसको मैं ई नाम दे देता हूं, तो ये ई इसकी वैल्यू बोल दी इसकी मैंने, ये ई पर कट कर रहा है और एफ पर इस वाली रे को ये कट कर रहा है यहां पर आकर के, ठीक है। तो ये इस तरह से मैंने इसको यहां पर इतना कह दिया। अब देखो ये जब r प्लस थीटा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या बनेगा, ये r प्लस थीटा, तो ये भी क्या बनेगा आपका r प्लस थीटा, वाई, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल हो गए दोनों, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका r प्लस थीटा, यही होगा, ठीक है। और ये r प्लस थीटा है तो ये भी क्या बनेगा आपका, ये पूरी लाइन आगे की तरफ ज्वाइन हो रही है, निकल रही है आगे की तरफ, ये लगभग ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, है ना, क्योंकि ये लगभग ज्वाइन हो रही है ये पैरेलल लाइन से, और ये लाइन में ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, म्यू की वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं ली, तो ये लगभग एक पैरेलल लाइन रहेगी। तो जब ये r प्लस थीटा है तो ये भी क्या बन जाएगा आपका r प्लस थीटा, इसको जो है ये होते हैं आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपके बन गए, वो अल्टरनेट एंगल बन गया आपका। तो अब हम यहाँ से आगे चलते हैं, तो यहाँ से मेरे पास में ए बी एम बराबर r प्लस थीटा निकाल करके मैंने इसको यहाँ से कह दिया इतना। आगे की तरफ चलते तो आगे क्या है हमारे पास में, मैं यहाँ से देख रहा हूँ इन ट्राइंगल, आपका ट्राइंगल बन रहा है, और ट्राइंगल कौन सा हो रहा है, ट्राइंगल बन रहा है आपका बी सी ई, ट्राइंगल बी सी ई, एंड जो दूसरा ट्राइंगल है मेरे पास में बी एफ ई, इन दोनों ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूं, बी सी ई ये ट्राइंगल, और बी ई बी एफ ई ये ट्राइंगल। इन ट्राइंगल को हम क्या प्रूव करना चाह रहे हैं, हम इसको जो है ये प्रूव करना चाह रहे हैं दोनों एक दूसरे से क्या है, सर्वांगसम है ना, दोनों एक दूसरे से क्या है, सर्वांगसम, ये कोण है दोनों, उसको हम यहां पर प्रूव करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां से क्या होगा कि दोनों को प्रूव करने के लिए मैं सबसे पहले कहता हूं कि देखो सबसे पहले बी सी ई, एंगल बी सी ई, और हो जाएगा प्रूव भी, देखो ये इज इक्वल टू एंगल बी एफ ई, दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है, बी सी ई इज इक्वल टू बी एफ ई, पहला एंगल तो ये हो गया। दूसरा एंगल अगर यहाँ कहें बस सीधा इसको बढ़ाऊं मैं आगे की तरफ, देखो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था ये, सीधा इसको आगे की तरफ अगर बढ़ाता हूं मैं, तो ये आपका ई पॉइंट ये वाला है, और यहाँ से ये ई पॉइंट ये वाला है, इसका मतलब ये एंगल कितना है आपका 90, और ये एंगल भी कितना है 90, इसका मतलब एंगल बी ई सी इज इक्वल टू एंगल कितना है आपका बी ई एफ, यही तो है, ये 90 डिग्री है, ये क्या थे r प्लस थीटा थे। और तीसरी चीज बी ई इज इक्वल टू बी ई, अरे भाई इस ट्राइंगल के लिए भी बी है और इस ट्राइंगल के लिए भी बी ई है, ये क्या आते हैं आपके दोनों कॉमन है, तो दोनों क्या है आपके ये कॉमन हो गए दोनों, तो b इज इक्वल टू बी ये कॉमन हो गए। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, और ये साइड इसी साइड की इक्वल है, तो हम कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल कैसे हैं आपके, ट्राइंगल बी सी ई ये आपका सर्वांगसम हो जाएगा किसके, बी एफ ई के हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे सर्वांगसम हो गए। और सर्वांगसमता जो थ्योरम होती है, सर्वांगसमता प्रमेय क्या कहती है यहाँ पर, वो ये कहती है कि भाई यहाँ पर अन्य साइड्स, जो बची हुई साइड्स और बचे हुए एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो आपका BC होगा ना, ये BC इसका ये वाला साइड इसके इस BF के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। पहली चीज ये और मिल जाती है मुझे, इक्वेशन नंबर 3 आ जाती है, ठीक है। BC इज इक्वल टू BF और CE इज इक्वल टू EF, CE इज इक्वल टू EF, यही तो है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं CF की वैल्यू निकालूं तो CF इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका, CE प्लस EF, CE प्लस EF।
लेकिन ये क्या है आपकी सी और ई एफ सी के इक्वल है। इसका मतलब सी एफ क्या हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा 2CE या 2EF लिख दूं इसको मैं, 2CE लिख देता हूं, 2CE हो जाएगा। और मैं सारी चीज को यहीं से मेजर कर रहा हूं, बिकॉज यहां से तो ये हो गया, लेकिन जब तक यहां से रे नहीं निकलेगी तब तक हमारा इंटरफेरेंस तो होगा ही नहीं। तो सारी चीज को इसी पॉइंट से मेजर कर रहा हूं, और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को बोल दिया मैंने कितना है, ये यहां से यहां तक ये T है, इन दोनों के बीच की दूरी। तो उसको बोल देता हूं मैं CF इजिकल टू 2T। तो यहां से बन जाएगा आपका, यहां लिख देता हूं, तो CF इजिकल टू क्या बन जाएगा आपका 2T। CF इजिकल टू 2T। ये वैल्यूज मैंने कुछ यहां से फाइंड आउट कर ली। अब मैं इन वैल्यूज को उठा करके फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड और थर्ड इस वैल्यू को मैं फर्स्ट में पुटअप कर देता हूं। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इन वन, फर्स्ट में पुटअप कर दे। तो फर्स्ट में क्या आ रहा है आपका डेल वन क्या हो जाएगा आपका AB प्लस BC, और BC किसके इक्वल है, BF के इक्वल है। ये बन जाएगा AB प्लस BF इंटू म्यू इजिकल टू AD की जगह क्या रख दूंगा मैं, म्यू AG। तो ये बन जाएगा म्यू AG। दोनों में से म्यू भी कॉमन निकल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और अंदर ब्रैकेट क्या बन जाएगा AB प्लस BF। तो AB प्लस BF बराबर क्या रख सकता हूं मैं, AB प्लस BF मतलब AF। तो ये रख दूंगा मैं यहां से AF, है ना, और माइनस का AG। म्यू को कॉमन निकाल लिया मैंने, ये तो हो गया AF, और म्यू कॉमन निकाल तो AG बच गया आपका। और AF माइनस AG, इस पूरे में से अगर इस AG को घटा तो क्या बचेगा, GF बचेगा। तो डेल वन इजिकल टू बन जाएगा आपका म्यू इंटू GF, बन जाएगा आपका। इक्वेशन नंबर हो गई आपकी ये फोर्थ इक्वेशन तक हम पहुंच गए। अब यहां देख रहे हैं, तो यहां पर इस GF की वैल्यू को मैं निकालना चाह रहा हूं। जो GF की वैल्यू आ रही है ये पूरी वाली, ये पूरी वैल्यू को मैं निकालना चाह रहा हूं। तो यहां से ट्राइंगल बन रहा है अपने पास में, तो इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, GFC में, GFC, इसमें क्या हो रहा है, cos थीटा की वैल्यू निकाल लूं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे तो इस GF की वैल्यू चाहिए ना। मैं कह रहा हूं कि ये एंगल ले रहा हूं मैं एंगल, तो इसके सामने की साइड ये वाली होगी, ये वाली, और 90 डिग्री के एंगल पर है ये, तो इसके सामने की साइड ये वाली, इसका मतलब ये तो बनेगा आपका परपेंडिकुलर। इसका मतलब जब 90 डिग्री, तो ये बन जाएगा आपका बेस, और ये साइड बनेगी आपकी हाइपोटेनियस। इसका मतलब ये है कि cos थीटा इज इक्वल टू कितना बनेगा, ये बेस मतलब GF अपॉन में हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस क्या है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस मतलब CF, और CF की वैल्यू में निकाल ही चुका हूं ऊपर अभी, तो रख दूंगा इसमें। तो GF दैट्स इज इक्वल टू CF cos थीटा, CF इज इक्वल टू 2T cos थीटा आ जाएगा बिल्कुल ये। इस वैल्यू को फ्रॉम 4 इक्वेशन 4 में इसको पुटअप कर देता हूं मैं। तो फ्रॉम 4 क्या हो जाएगा आपका, डेल वन दैट्स इज इक्वल टू म्यू, और GF कितनी है 2T cos ऑफ थीटा, ये आ गया हमारे पास। चलिए यहां तक पहुंचे इक्वेशन 5, बट क्या हो रहा है यहां पर कि यहां स्टोक्स ने एक रूल दिया था, उस रूल को हम यहां अप्लाई कर दें। तो फ्रॉम स्टोक्स रूल, पहले भी पढ़ाया था आपको मैंने, स्टोक्स का जो रूल है, स्टोक्स रूल, वो ये कहता है कि जब भी कोई लाइट डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होता है ना, है ना, जब भी कोई लाइट डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, जब भी कोई लाइट डेंसर मीडियम की सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है, तो उसमें क्या होता है, पाई डिग्री का या λ/2 का पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। भाई हम किसी मिरर में देखते हैं, हम खड़े हैं मिरर के सामने, पहले ही बताया था आपको मैंने, लाइट जा रहा है और यहाँ पर क्या है, पीछे पॉलिश है, पॉलिश मतलब डेंसर मीडियम है, तो लाइट टकरा करके वापस से आपके पास आएगा, तो कितना इसमें फेज डिफरेंस क्रिएट होगा, वो π/2 का फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ये फेज डिफरेंस कितना होगा, π/2 का होगा। और जो फेज डिफरेंस हम जानते हैं डेल φ इज इक्वल टू 2π अपॉन λ इंटू पाथ डिफरेंस मतलब डेल एक्स।
डेल फाई बराबर में अगर पाई रख दूंगा, चलो यहीं रख देता हूं मैं इसको पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, तो डेल एक्स बराबर क्या बन जाएगा आपका लैम्बडा बाई 2, मतलब लैम्बडा बाई 2 का एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस जनरेट हो जाता है। तो ये भी रे आ रही है आपकी, ये रे आ रही है और रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रही है। तो एक तो पार्ट डिफरेंस अपन ने इन वेव्स के कारण निकाल लिया, दूसरा पार्ट डिफरेंस इस ये आपका अंदर की तरफ क्या है, ये अंदर की तरफ मीडियम है, कौन सा मीडियम है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम है अंदर, तो ये डेंसर मीडियम, और यहाँ से डेंसर मीडियम से इसमें जब रिफ्लेक्शन होगा तो इसमें इन रेज में क्या हो जाएगा, यहाँ पर पाई बाई 2 का एक्स्ट्रा पार्ट, लैम्बडा बाई 2 का एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस जनरेट होगा। तो रिजल्टेंट पार्ट डिफरेंस कितना आएगा, तो रिजल्टेंट पार्ट डिफरेंस आएगा डेल 1 तो था ही, और लैम्बडा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस जो एक्स्ट्रा क्रिएट हुआ उसको भी हमें इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। भाई हमने क्या किया, एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट किया इसमें से, किया ना, जो भी था वो। और लेकिन अब क्या हो रहा है, जब डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होता है स्टोक्स के रूल से, तो लैम्बडा बाई 2 का एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस इसमें जनरेट होता है। तो एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस कितना हो रहा है आपका, लैम्बडा बाई 2 का हो रहा है, तो डेल इज इक्वल टू डेल 1 माइनस लैम्बडा बाई 2, ये कंडीशन हमारे पास में इसकी आ जाती है। तो जो एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस है वो भी मुझे इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एंड फ्रॉम इक्वेशन 5 का इसमें यूज कर दूं, तो फ्रॉम इक्वेशन 5 डेल इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, डेल 1 मतलब 2 म्यू टी कॉस ऑफ थीटा माइनस लैम्बडा बाय 2। ये आपके पास में रिजल्टेंट पार्ट डिफरेंस आता है इक्वेशन नंबर 6। छठी इक्वेशन आ चुकी है, और इक्वेशन नंबर 6 से इसमें ये रिजल्टेंट पार्ट डिफरेंस आपका क्रिएट होता है इक्वेशन 6 के थ्रू। तो ये इसमें रिजल्टेंट पार्ट डिफरेंस होता है, जो भी था हमने पार्ट डिफरेंस इस AR1 और CR2 के बीच में जो था वो रिजल्टेंट पार्ट डिफरेंस हमने निकाल लिया। ये इसमें नहीं होगा क्योंकि ये रे अंदर की तरफ आ रही, देखो, और यहां से जब ये रिफ्लेक्ट हो रही है ना तो वापस से डेंसर मीडियम में ही जा रही है, और इसके इस ओर क्या है, ये सरफेस किसकी, ये वाली, ये रेयर मीडियम की सरफेस है, तो एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस नहीं है। यहां से रे जा रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, यहां से ये क्या हो रही है, यहां से अगर ट्रांसमिट भी हो रही है तो ये आपके डेंसर रेयर मीडियम में ट्रांसमिट हो रही है, तो इसके लिए भी कोई एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस नहीं होगा। और रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है आपका, ये सतह भी किसकी, इसके इस तरफ क्या है आपका रेयर मीडियम है, तो यहाँ पर भी एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ इसी वाली रे में एक एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस क्रिएट होगा, वो मैंने यहाँ से क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, और रिजल्टेंट पार्ट डिफरेंस मैंने यहाँ से इसमें से सब्ट्रैक्ट किया है। अब हम यहाँ से कंडीशंस फाइंड आउट करेंगे, और कंडीशंस फाइंड आउट करेंगे हम जो है यहाँ पर आपकी फ्रिंजेस के लिए। भाई जब हम यहाँ पर कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपका जब मैं इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखता हूँ, मैं इसको आईपीस की हेल्प से देखता हूँ, इन दोनों रेस का सुपर पोजिशन करवा करके लेंस से सुपर पोजिशन करवाता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है इंटरफेरेंस हो रहा है। और इंटरफेरेंस में क्या होता है आपका, इंटरफेरेंस में हमें जो ए 1 by 1 डार्क लाइट ऐसी फ्रिंजेस मुझे यहाँ पर मिलती है। और जो फ्रिंजेस जब मिलेगी ना मुझे, तो फ्रिंजेस क्या होगी, ये जो है ना ये पैरेलल होंगी एक दूसरे के, उस साइड में हमें फ्रिंजेस दिखेंगी, और ये फ्रिंजेस एक 1 by 1 ये फ्रिंजेस हमें यहाँ पर फाइंड आउट होंगी, एक के बाद एक इस पैरेलल, इस टी के पैरेलल ही हमें यहाँ से फ्रिंजेस बिल्कुल यहाँ पर दिखाई देंगे, अप्रोक्सीमेट पैरेलल रहेंगी एक दूसरे के, तो वो फ्रिंजेस हमें वहाँ पर दिखाई देंगी। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं कि फ्रिंजेस कब हमें डार्क फ्रिंज दिखेगी और कब हमें लाइट फ्रिंज दिखेगी, ब्राइट फ्रिंज कब दिखेगी और लाइट डार्क फ्रिंज कब दिखेगी। इस वाले रे, रिफ्लेक्टेड रे में सुपरपोजिशन के बाद में, उनमें इंटरफेरेंस के बाद में, उसको निकालने के बाद फिर हम निकालेंगे भाई उसी के बेस पर हम कहेंगे सेम एज, क्या हो जाएगा आपका, यहां से लाइट क्या हो रहा है आपका, रिफ्लेक्ट हो रहा है, और जब रिफ्लेक्ट हो रहा है, सॉरी ट्रांसमिट हो रहा है, तो ट्रांसमिटेड ये भी आएगी ना इधर, ये तो ये भी बाहर निकलेगी, और इस रे उस रे के बीच में क्या होगा, फिर से सुपरपोजिशन होगा, और सुपरपोजिशन होगा तो यहाँ से फिर से हमें एक कंडीशन मिलेगी, और वहाँ हम देखेंगे कि इस ट्रांसमिट वेव में कब डार्क फ्रिंज दिखेगी और कब इसमें जो है ब्राइट फ्रिंज दिखेगी। तो ये दोनों कंडीशंस हम अब यहाँ पर इसकी हेल्प से नोट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज के बारे में, कुछ इसके स्पेशल रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट्स को हम डिस्कस करेंगे